गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो कल जो है हम लोग क्लास जो 8 का था, कल जो हम लोग क्लास 8 का जो साइंस था, चैप्टर नंबर 2 था, उसको हम लोग बाकायदे से देख रहे थे। जो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कल का सेशन जो है हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्लास 8 का ही साइंस है। क्लास 8 का ही साइंस है, चैप्टर नंबर 2, जिसका ये आपका पार्ट 2 होने वाला है। इसलिए जो भी छात्र क्लास 8 या क्लास 10 में हैं तो आप इस सेशन को देखिए। इससे आपका जो है ये धातु और अधातु वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सारा चीज़ आपका क्लियर होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आप इसे ज़रूर करेंगे। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं। देखिए हम लोग ये इन तमाम चीज़ों को जो है, सबसे पहले मैंने कल धातु को देखा था। धातु को देखने के बाद धातु के भौतिक गुणधर्म को हम लोगों ने पढ़ा था। धातु का भौतिक गुणधर्म हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद हम यदि बात करें तो विद्युत का सुचालक देखे थे। इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है हम लोग कल जानकारी हासिल कर लिए थे। ऊष्मा की चालकता क्या था, यहाँ तक हम लोगों ने कल जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीक़ों से इसको हम लोगों ने देख लिया था। और सभी बच्चे जो थे वो नोट्स भी बना लिए थे। इसलिए जो बच्चे अभी तक भी नोट्स नहीं बनाए हैं तो हम उनसे कहेंगे कि पार्ट नंबर 1 देखने के बाद जो है आप पार्ट नंबर 2 आपको देखना चाहिए। जो लोग हमारे इस चैप्टर के पार्ट 1 को अभी तक नहीं देख पाए हैं उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि पार्ट 1 को आप ज़रूर देखें। इतना आपको हम उम्मीद दिलाएंगे कि जितना भी सेशन में बताया जा रहा है इससे एक भी क्वेश्चन जो है बाहर एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा। चाहे आपका क्लास 8 हो, चाहे क्लास 10 का हो, चाहे हम सब्जेक्टिव का बात करें या फिर हम ऑब्जेक्टिव का बात करें, यहाँ पे जो है दोनों चीज़ जो है हम कवर कर रहे हैं। चाहे एमसीक्यू का बात करें या फिर हम सब्जेक्टिव का बात करें, दोनों हिसाब से यहाँ पे सिलेबस को कवर किया जा रहा है। यदि कोई बच्चा कंपटीशन का भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है तो उनके लिए तो और फ़ायदे वाला बात है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि आधातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या है। आधातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या है, इसमें से जो है वो कुछ चीज़ें हम लोग देख लिए थे। आधातुओं के भौतिक गुणधर्म जो है हम लोग यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आधातुओं के भौतिक गुणधर्म में ऊष्मा की कुचालक तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। तो आज जो है आप लोगों को हेडिंग लगाना है वो ये लगाना है, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। आपको कॉपी में हेडिंग लगाना है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। कल हम लोग भौतिक गुणधर्म देखे थे। तो चलिए बच्चे कॉपी निकालिए फटाफट और नोट कीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। आज हम लोग जो है धातुओं के रासायनिक गुण को बहुत ही अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। तो आपको हेडिंग लगाना है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, और हेडिंग लगाने के बाद आपको डैश देना है और लिखना है कि धातुओं के निम्नलिखित प्रमुख रासायनिक गुणधर्म हैं। या यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो देयर आर फ्लोइंग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। फर्स्ट में आपको जो लिखना है वो आपको लिखना है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, यानी हम इसको कह सकते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। इसे हम क्या कहेंगे? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। मतलब हमको ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराना है। धातु को किसके साथ अभिक्रिया कराना है? धातु को ऑक्सीजन के साथ हमको अभिक्रिया कराना है। सेकेंड पॉइंट जो है वो रिएक्शन विथ जल, यानी जल के साथ अभिक्रिया। थर्ड जो है रिएक्शन विथ एसिड, अम्ल के साथ अभिक्रिया। एंड फोर्थ जो है क्षारक के साथ अभिक्रिया, यानी हम कह सकते हैं रिएक्शन विथ बेस। रिएक्शन विथ बेस यानी बेस के साथ जो है आपका अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप आसानी से सुन के समझ कर और अपने कॉपी में लिख चुके होंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो है वो 1 बाय 1 करके देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हेडिंग आपको लगाना है। फर्स्ट हेडिंग जो आपको लगाना है वो ये लगाना है कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, या फिर हम इसे कह सकते हैं रिएक्शन विथ
ऑक्सीजन। इंग्लिश में यदि हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट जो देखने वाले हैं, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद धात्विक ऑक्साइड बनाती है, जिसे संगत ऑक्साइड भी कहा जाता है। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, कंपटीशन में, बोर्ड एग्ज़ाम में, चाहे टेस्ट हो या कोई भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, तो आपको जो है वो ये याद रखना है कि कोई भी मेटल जब कोई भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, तो ऑक्सीजन के साथ जैसे ही अभिक्रिया करेगा धातु, तो ये धात्विक ऑक्साइड बनाती है। और धात्विक ऑक्साइड का मतलब हो गया संगत ऑक्साइड बनाती है। संगत ऑक्साइड हम किसे कहेंगे तो आपको समझना है। चाहे यदि हम सोडियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, सोडियम को यदि हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा। यदि हम सोडियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा। यदि एल्युमिनियम को हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। इसी तरह यदि हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। यदि जिंक को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा। आखिर ऐसा हो क्या रहा है, तो आखिर यहाँ जो हो रहा है वो ये हो रहा है, कोई भी धातु, कोई भी मेटल जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, तो जो है वो धात्विक ऑक्साइड बनेगा। धात्विक ऑक्साइड का मतलब हुआ कि यदि मैग्नीशियम करेगा ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। यदि एल्युमिनियम करेगा या कॉपर करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। यदि जिंक करेगा तो जिंक ऑक्साइड बनेगा। मतलब जो धातु रहेगा उसी का ऑक्साइड बनेगा, जो धातु रहेगा उसी का ऑक्साइड बनेगा। इसलिए इस प्रकार के धात्विक ऑक्साइड को हम संगत ऑक्साइड कहते हैं। यदि हम आपको इस तरह समझाना चाहें कि मान लीजिए आप खाने में बिरयानी बनाना चाह रहे हैं और बिरयानी में यदि आप चिकन डाल दिए तो उस बिरयानी का नाम जो है वो रखा जाएगा चिकन बिरयानी। और उसी बिरयानी में यदि हम सब्ज़ी वगैरह मिक्स कर देंगे तो उसको हम वेज बिरयानी के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम से जानेंगे, वेज बिरयानी के नाम से जानेंगे। जब उसी में हम लोग बीफ डाल देंगे तो उसे हम बीफ बिरयानी कहेंगे या फिर मटन बिरयानी कहेंगे। इस चीज़ से है आप आसानी से समझ चुके हैं। नाम जो उस बिरयानी का चेंज हो रहा है वो गोश्त की वजह से हो रहा है। यदि चिकन है तो चिकन, यदि वेज है तो वेज, यदि मीट है तो मीट। उसी तरह से जिस प्रकार का मेटल रहेगा उसी प्रकार का ऑक्साइड बनेगा। यदि एल्युमिनियम रहेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा, कॉपर रहेगा तो कॉपर ऑक्साइड रहेगा, जिंक रहेगा तो जिंक ऑक्साइड बनेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ गया होगा। ये चीज़ जो है आप आसानी से समझ चुके हैं। इसलिए चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपसे मेरा एक आग्रह रहेगा और आप जो है समझ चुके होंगे। जो हमारे इस सेशन में नए हैं उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे इस सेशन को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि पर डे जो आपको क्लासेस मिलेगी, पर डे जो आपको लेक्चर मिलेगा, चाहे क्लास 8 का हो, चाहे क्लास 9 का हो या क्लास 10 का हो, ये फ़िलहाल अभी 3 क्लास का जो है वो बैक टू बैक इसमें क्लासेस चल रही है। चाहे साइंस हो या मैथ हो, इन दोनों विषय को जो है बहुत अच्छे तरीके से कवर किया जा रहा है। और यहाँ तक कि हम यहाँ पे MCQ टेस्ट भी अपलोड कर रहे हैं और PDF में नोट्स भी अपलोड कर रहे हैं। तो आप हमारे इस एप्लीकेशन को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है और लिखना है आइंस्टाइन इंटरनेशनल स्कूल केंदुआ। यदि आप इतना लिख देते हैं तो आपको लोगो जो है वो मिल जाएगा। और लोगो जो कुछ रहेगा वो ये इस प्रकार से रहेगा। लोगो जो आपको मिलने वाला है वो आपको इस तरह से मिलने वाला है। लोगो आपका कैसा होगा,
तो आपको कहना है इस तरह से, आपको यही नोट करना है। नोट ये करना है आइंस्टाइन इंटरनेशनल स्कूल, स्कूल जैसे ही आप लिख लेते हैं, आप यदि केंदुआ भी लिख देते हैं तो केंदुआ लिखने के बाद जो है DUA, केंदुआ लिखने के बाद जो है आपको फर्स्ट नंबर में ही मेरा ये आपका मिल जाएगा। इससे उम्मीद करते हैं कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, इसलिए हमारी इस ऐप को आप ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड करें और दूसरे के साथ शेयर करें। उम्मीद करते हैं आप ये चीज़ ज़रूर करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग समझने वाले हैं, फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने देख चुका है कि कोई भी धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद जो है वो धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती है। किस ऑक्साइड का निर्माण करेगा भाई साहब? धात्विक ऑक्साइड का। और इसी धात्विक ऑक्साइड को हम संगत ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। संगत ऑक्साइड क्या था आपको हम बहुत अच्छे तरीके से, आप यदि इससे पहले नहीं भी समझे होंगे ना और आप हमारे इस सेशन को देख रहे होंगे तो हम आपको 200% गारंटी देते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेकेंड पॉइंट जो हम लोग देखने वाले हैं वो चाहे क्लास 8 हो या क्लास 10 हो, इन दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए जब यहाँ पे धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो ये आपका धात्विक ऑक्साइड बना रहा है। ये चीज़ आपको केमिस्ट्री में याद रखना है। केमिस्ट्री में रिएक्शन यदि आपको याद है या आप समझ गए हैं और एग्ज़ाम में आप लिख देते हैं ना, तो हम आपको 200% गारंटी देगा कि आपका कोई भी एग्जामिनर जो है 1 नंबर भी काटने वाला नहीं है, क्योंकि रिएक्शन जो है वो मेन कंटेंट है केमिस्ट्री का। इसलिए आपको समझना है कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो धात्विक ऑक्साइड बनेगा। थर्ड पॉइंट जो आपको देखने वाला है, थर्ड पॉइंट जो आपको देखना है वो ये है कि सोडियम और पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ये क्वेश्चन बड़े बड़े एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, कंपटीशन हो, SSC हो, JSSC हो, सीजीएल हो, चाहे अदर कंपटीशन हो या कोई भी PCS एग्ज़ाम हो, इन तमाम कंपटीशनों में इस तरह का क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है कि सोडियम और पोटेशियम जो है वो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। अब यहाँ सवाल पैदा हो रहा है भाई साहब कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु से आप क्या समझते हैं? तो आपको हम बता देते हैं, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु का मतलब हुआ वैसा धातु जो किसी के साथ भी रिएक्शन कर ले, यदि इसको वायुमंडल में खुला भी छोड़ दिया जाए ना तो ये इस तरह का धातु जो रहेगा उसके साथ रिएक्शन कर लेगा। जिस तरह से कोई बच्चे जो रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नटखट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लड़ाकू होते हैं, वो बच्चे किसी के साथ भी झगड़ा कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, किसी को भी मार देते हैं, या कोई भी जानवर रहता है और उस जानवर को यदि हम खुला छोड़ देते हैं और यदि वो जानवर बदमाश है तो वो जानवर जो है बहुत ज़्यादा दूसरे को क्या करेगा? नुकसान करेगा। उसी तरह से कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं या अभिक्रियाशील धातु है, मतलब ये बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है। अब सवाल पैदा होता है कि जब इस तरह से कुछ मेटल हमारे इन्वायरमेंट में है, हमारे सौरमंडल में है, हमारे विश्व में है, तो इसे हम रिएक्शन से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो आपको याद ये रखना है कि इस तरह के मेटल को, इस तरह के धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखना चाहिए। केरोसिन तेल में, अब यहाँ सवाल ये पैदा होगा कि आखिर केरोसिन तेल में क्यों डुबा के रखा जाता है? तो केरोसिन तेल में इसलिए डुबा के रखा जाता है क्योंकि केरोसिन तेल में ऑक्सीजन की मात्रा जो रहता है वो 0% होती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा तेल है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो 0% होगी? तो आपको याद रखना है केरोसिन तेल।
तेल। अब केरोसिन तेल में जब हम सोडियम को डुबा देंगे तो सोडियम का संपर्क जो है वो ऑक्सीजन से नहीं हो पाएगा, जिसके कारण सोडियम जो है वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। क्योंकि सोडियम को खुले हवा में, खुले वायुमंडल में, खुले वातावरण में छोड़ दिया जाए तो हवा के साथ का मतलब हुआ ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्शन कर लेती है अर्थात अभिक्रिया कर लेती है। इसलिए इसे केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपका थर्ड पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर थर्ड तक आपका क्लियर हो चुका है। थर्ड पॉइंट, अब देखिए, सोडियम प्लस ऑक्सीजन एरोहेड सोडियम ऑक्साइड। सोडियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा? आपको प्राप्त होगा सोडियम ऑक्साइड। यानी सोडियम का सिंबल Na, ऑक्सीजन का सिंबल O, और यहाँ पे दो इसका अणु है, सोडियम का 2 मॉलिक्यूल्स है, तो इसके लिए इसे बैलेंस भी किया गया है। इसके यदि हम बैलेंस का बात करें, जो बच्चे हमारे क्लास 10 में पढ़ रहे हैं उसको फर्स्ट चैप्टर में ही ये जानकारी लेना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। अब देखिए, तीर निशान के बाईं और सोडियम का जो संख्या है वो आपका 1 है। तीर निशान के बाईं और जो है वो सोडियम की संख्या आपका 4 है और ऑक्सीजन की संख्या आपका 2 है और बाएं कर ऑक्सीजन की संख्या 2 है। इसका मतलब इसको हम संतुलित करने के लिए सोडियम में यहाँ पे 4 देना पड़ेगा। तो 4 हम लोग जैसे देंगे तो ये चीज़ जो है आपका संतुलित हो। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे जो देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि सोडियम जो ऑक्सीजन के साथ हुआ हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं वो भी जो है आपका पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक आपका लोहा हो गया, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम, ये तीनों ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करती है, हौले हौले अभिक्रिया करती है। यदि आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि आप ऐसे एलिमेंट, ऐसे धातु का नाम बताइए जनाब जो ऑक्सीजन के साथ जो है वो धीरे धीरे अभिक्रिया करती है, तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट जो एलिमेंट है, फर्स्ट जो मेटल है वो आपका आयरन है, सेकेंड आपका एल्युमिनियम है, फोर्थ आपका मैग्नीशियम है। लोहा का परमाणु संख्या की हम बात करें तो ये आपका 26 है, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या की बात करें तो ये आपका 13 है यानी 13 है, और मैग्नीशियम का परमाणु संख्या की बात करें तो ये आपका 12 है। ये चीज़ आप आसानी से समझ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 2 जो है, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल जो है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आपको हेडिंग लगाना है, जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ आपको अभिक्रिया, ये चीज़ आपको हेडिंग लगाना है। कॉपी में आपको हेडिंग लगाना है कि जल के साथ अभिक्रिया। यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, रिएक्शन विथ वाटर, यानी पानी के साथ अभिक्रिया। इसको लिखने के बाद आपको जो लिखना है कि धातु जब पानी के साथ अभिक्रिया करेगी, कोई भी धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो अभिक्रिया करने के बाद ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड बनाती है। आपको याद क्या रखना है कि कोई भी धातु जब जल के साथ रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो अभिक्रिया करने के बाद या तो ऑक्साइड का निर्माण करेगा या फिर हम कह सकते हैं हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण करेगा और हाइड्रोजन गैस को जो है वो मुक्त करेगा। ये चीज़ें आपको जो है याद रखना है। तो सेकेंड पॉइंट जो हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पे आप देखिए कि जब कोई भी धातु जल के साथ अभिक्रिया किया तो आपका धात्विक ऑक्साइड बना, और धात्विक ऑक्साइड बनने के साथ साथ जो है ये आपका हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो रहा है या फिर हम कह सकते हैं मुक्त हुआ। थर्ड पॉइंट जो आपका है, सोडियम तथा पोटेशियम दोनों ऑक्सीजन और पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। अब यदि हम या फिर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि कौन ऐसा धातु है जो सोडियम और पोटेशियम, ऑक्सीजन और पानी के साथ, यानी 3 एलिमेंट ऐसा, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये दोनों जो है, सोडियम और पोटेशियम ये दोनों जो है ऑक्सीजन
और पानी के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई भी दो धातु का नाम बताइए जो ऑक्सीजन और पानी के साथ ज़्यादा अभिक्रिया करती है, या बोल सकते हैं तेज़ी से अभिक्रिया करती है, तो उसको हमको याद रखना है सोडियम और पोटेशियम। इसलिए इसे हम केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, क्योंकि केरोसिन तेल में जो है वो 0% ऑक्सीजन होता है। ये जानकारी जो है आपको हम कुछ ही समय पहले बता चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल था उसका 2 चीज़ हम लोग देख चुके हैं। फर्स्ट हम लोगों ने देखा था कि धातु के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, थर्ड हम लोगों ने देखा जल के साथ रिएक्शन, और थर्ड जो हम लोग देखने वाले हैं वो ये है अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, जब कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी, रिएक्शन करेगी, तो क्या होगा। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपको देखना है, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। याद क्या रखना कि कोई भी धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। जब हम धातु को प्लस करेंगे अम्ल के साथ तो आपका जो बनेगा वो बनेगा लवण और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे हम यदि ये देखना चाहें इस इक्वेशन में, इस समीकरण में, यहाँ पे धातु और अम्ल जो है वो एक प्रकार का अभिकारक है। धातु और अम्ल जो है वो क्या है भाई साहब, अभिकारक है। और लवण और हाइड्रोजन जो है ये आपका एक प्रकार का उत्पाद है। जब हम क्लास 10 में जाएंगे तो इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। जब क्लास 10 का सिलेबस को पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे 10 के हिसाब से हम लोग सारा चीज़ कवर करेंगे, ताकि 10 में कोई भी चीज़ छूट ना सके। तो अभिकारक का मतलब ये समझिए कि तीर निशान के जो भी चीज़ बाईं ओर है, तीर निशान के बाईं तरफ जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम अभिकारक कहेंगे। जैसे ये तीर निशान है, तीर निशान से ये बाईं तरफ जो भी चीज़ है वो अभिकारक है। इस तीर निशान से जो भी चीज़ दाईं ओर है वो आपका उत्पाद है। इतना चीज़ आप याद रख सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे आपको देखना है सोडियम और HCl जब रिएक्शन किया तो NaCl यानी नमक बन गया और हाइड्रोजन गैस। और नमक और हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे उत्पाद है, और सोडियम और HCl जो है ये यहाँ पे आपका अभिकारक है। ये भी चीज़ आप आसानी से समझ चुके हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि टीन और लेड अम्ल के साथ मंद गति से अभिक्रिया करती है। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा भाई साहब कि कौन ऐसा तत्व है या एलिमेंट है जो अम्ल के साथ मंद गति से, मंद गति का मतलब होता है धीरे धीरे, हौले हौले अभिक्रिया करती है। सोडियम और पोटेशियम अम्ल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है। इससे पहले हमने बताया कि टीन और लेड जो है वो अम्ल के साथ बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करती है, लेकिन वहीं पर हम सोडियम और यदि पोटेशियम का बात करें तो वो अम्ल के साथ जो है वो बहुत ही तेज़ी से अभिक्रिया करती है। यहाँ पे 2 चीज़ क्लियर हो चुका है। टीन और लेड धीरे धीरे अभिक्रिया करती है, सोडियम और पोटेशियम आपका बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है। थर्ड चीज़ जो देख रहे हैं हम लोग, सोना, चांदी तथा तांबा अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अब यदि आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाए कि आप ये बताइए कि इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में, इस दुनिया में कौन ऐसा धातु है, कौन ऐसा एलिमेंट है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं करती है, तो आपको याद रखना है फर्स्ट नंबर में सोना है, सेकंड नंबर में चांदी है, एंड थर्ड नंबर में आपका तांबा है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन यदि आप अच्छे तरीके से देखते हैं
और आप इसी हिसाब से नोट्स बनाते हैं तो आपका अपकमिंग जितना भी एग्ज़ाम होगा, मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होगा, इन तमाम चीज़ों को आप आसानी से सॉर्ट आउट कर पाएंगे। इसलिए हम आपको कहेंगे कि जो भी हमारे इस सेशन से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो जाएं और जुड़ जाएं और इस सेशन को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम क्लास की जानकारी आपको डे टू डे हमेशा मिलते रहे। अब हम लोग देखने वाले हैं फोर्थ। अब हम लोग देखेंगे कि क्षार के साथ जो है वो कैसे अभिक्रिया करेगी। कोई भी मेटल रहेगा, कोई भी धातुएं रहेगी, तो वो किसी भी क्षारक के साथ कैसी अभिक्रिया करेगी। अधिकांश धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन लेड और एल्युमिनियम तथा जस्ता क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। आपको याद क्या रखना भाई साहब, आपको ये याद रखना है कि अधिकांश धातुएं जो रहेगी वो क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी, लेकिन सीसा है, अन्य लेड है, एल्युमिनियम है, तांबा, जस्ता, ये सब जो है वो क्षार के साथ यदि इसको अभिक्रिया कराया जाए तो अभिक्रिया करने के बाद जो है ये आपका लवण यानी कि NaCl और हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 इसका निर्माण करेगा। आप आसानी से जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल को आसानी से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, आप समझ चुके हैं, आप नोट्स भी बना लिए होंगे। अब जो आपको क्या करना है, जब आप हमारे इस सेशन को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस सेशन को पूरा एक बार देखिए। एक बार देखने के बाद सेकेंड टाइम जब इसको आप देखते हैं तो सेकेंड टाइम जो है आपको नोट्स बनाना है। इससे ये होगा कि आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि आप लिखने के चक्कर में रहेंगे, लिखने के फेर में रहेंगे तो ऐसा होगा कि समझने में आपको कुछ परेशानी होगी। इसलिए पहले आप इस सेशन को अच्छे से 1 से 2 बार देखिए। 1 से 2 बार देखने के बाद जब आपको समझ में आने लगे तो आप जो है कॉपी कलम लीजिए और आसानी से नोट्स को आप तैयार कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट के लिए नोट्स जो होता है वो हथियार है। स्टूडेंट को लड़ाई करने के लिए यदि हथियार का ज़रूरत है तो ये आपका नोट्स है। नोट्स यदि कोई बच्चा ईमानदारी से बना लेता है ना, चाहे वो क्लास 10 का हो या फिर क्लास 9 का रहे या क्लास 10 का रहे, तो हम कहेंगे कि 50% जो है उसका तैयारी हो जाता है। कोई भी बच्चा यदि बेहतरीन तरीके से नोट्स केवल निकलेगा, नोट्स को केवल कॉपी कर लेगा तो उसका 50% जो है वो तैयारी मुकम्मल हो जाएगा, भले वो घर पे पढ़े या ना पढ़े, केवल वो नोट्स बनाने से। अब समझिए कितना आपको फ़ायदा होने वाला है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखेंगे भाई साहब, वो देखने वाले हैं आधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। आधातुओं के रासायनिक गुणधर्म यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। हम लोग क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। इससे पहले हम लोगों ने देखा था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अब हम लोग यहाँ पे जो देखने वाले हैं या धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, लेकिन इसको जो है हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक ही बार जब बहुत सारी चीज़ों को बता दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोरिंग लगेगा, सेशन भी लंबा हो जाएगा। इसलिए हम सेशन को चाहते हैं कि ज़्यादा लंबा नहीं हो, इतना लंबा हो कि स्टूडेंट उसको आसानी से शुरू से लेकर लास्ट तक देख सकता है। तो कल हम लोग जो है इसको आसानी से कवर करेंगे। आप देखिए, आप यहाँ तक नोट्स बनाइए। जैसे आप यहाँ तक नोट्स बनाते हैं, कल जो है हम लोग यहाँ से कंप्लीट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल से हम लोग देखिए यहाँ पे डील करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे यूज़ ऑफ मेटल
इसके बाद क्या देखेंगे, यूज ऑफ मेटल, मेटल का क्या प्रयोग है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे अधातुओं का हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज है। इन तमाम चीज़ों को, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनता हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बनता हो या फिर अदर कंपटीशन, तमाम चीज़ जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए जो भी अभी तक इस सेशन को सब्सक्राइब, इस सेशन को के ज़रिए जो अभी तक आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो उसको आप क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और एक दूसरे के साथ साथ आपको शेयर करना है, क्योंकि इस नोट्स को बनाने में जो है बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। इसलिए यदि आपको हम पर डे पढ़ा रहे हैं तो इसके बदले तो आप तो आराम से इस सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं। इसमें आपको ज़रा सा भी कंजूसी नहीं करना है, कंजूसी नहीं करना है। आपका जो काम है वो आपको करते रहना है, मेरा काम जो है वो हम आपका काम करते रहेंगे। मेरा काम है बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाना, नोट्स बनाने के बाद आप लोगों के बीच इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना। तो चलिए अब हम लोग आपको एक चीज़ हम बता देते हैं कि जो लोग नहीं, जिनको भी नहीं पता है तो आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अलावा जो है आप सर्च भी मार सकते हैं आइंस्टाइन इंटरनेशनल स्कूल केंदुआ, जो नोट्स के फर्स्ट टॉप में लिखा गया है। तो वहाँ पर आपको जो है वो MCQ क्वेश्चन मिलेगा हर चैप्टर का, हर क्लास का। फ़िलहाल क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 का अपलोड कर दिया गया है और नोट्स भी 1 बाय 1 करके डाला जा रहा है। तो आपको देर नहीं करना है, आपको वहाँ पे जाना है और डाउनलोड करना है, टेस्ट लगाना है, अपने आप को चेक करना है, अपना नॉलेज को बूस्ट करना है, नॉलेज को इंक्रीज़ करना है, दिमाग को बढ़ाना है। उम्मीद करते हैं कि आज जो है इतने ही देखने वाले हैं। कल हम लोग इसी चैप्टर के पार्ट नंबर 3 को लेके आएंगे। उस पार्ट नंबर 3 में जो है वो हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल।